अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, बस स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 मिनट में हम लोग क्लास। मुझे सिर्फ ये बता दें एक चीज़, कि आप लोगों को वॉइस वगैरह सब क्लियर है? वॉइस और एवरीथिंग सब क्लियर है? वॉइस, स्क्रीन शेयर और टीचर की पिक्चर जो वीडियो आ रही है वो क्लियर है? एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दें। वॉइस, स्क्रीन शेयरिंग जो मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी एंड थर्ड थिंग इज़ वीडियो। ये 3 चीज़ ठीक है। अब ज़रा देखें कुछ चीज़ें समझ लें, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये फर्स्ट टाइम है मेरे ख़्याल से बिगिनिंग है ऑनलाइन की। आपके पास कुछ चीज़ें लाज़िम पहली चीज़ कोशिश करके ये आप सेल फ़ोन पे ना देखें। सेल फ़ोन पे देखने वाली ये क्लासेस नहीं है क्योंकि सेल फ़ोन की स्क्रीन शॉट होती है तो और टीचर इतना सा नज़र आ रहा होगा उसपे। तो उसमें वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं बनेगी जो लैपटॉप पे बनेगी। तो या तो लैपटॉप पे देखें या पीसी पे देखें या आईपैड पे देखें, बड़ी स्क्रीन होगी तो ज़्यादा बेहतर है, एक चीज़। नंबर 2 आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। कनेक्शन आपका वीक होगा तो डेफ़िनिटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पहले बोल रहा हूँ। तो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास थोड़ा मुनासिब होना चाहिए, बहुत हाई-फ़ाई भी नहीं, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं, थोड़ा मुनासिब होना चाहिए। ये ऑनलाइन की प्रीरेक्विज़िट्स हैं, सही? अच्छा, एक और बात, आप फर्स्ट टाइम होगा ऑनलाइन, लेकिन हम लोग जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारा तो ये पुराना बहुत पुराना काम है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी से हम पढ़ रहे हैं ना, इससे बहुत बच्चों ने ये तो कुछ भी पार्ट नहीं है, पार्ट 2, पार्ट 3 में पोज़ीशंस ली हैं बच्चों ने, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, सही है? तो बहुत कॉन्फिडेंस से बैठें कि आप एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं और एक बहुत एक-एक चीज़ फिज़िकली समझ सकते हैं, ठीक है? मैं चाहूँगा कि मैं पिछली क्लास को रिकॉल करके लेके चलूँ ताकि हम ज़रा अलाइन्ड हो जाएँ। स्टूडेंट्स अच्छा, एक और बात, जब आप पढ़ा तो आपका कितना टाइम सेव हो गया, जैसे कि आपकी ट्रैवलिंग बच गई, ट्रैवलिंग कॉस्ट बच गई, तो उसके बदले में आप यहाँ कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा रखना और कंसंट्रेशन ज़्यादा रख भी सकते हो, ठीक है? नहीं बैठा नहीं है, बस एक बुराई आपके साथ है वो है सेल फ़ोन। कोशिश करके सेल फ़ोन को कम से कम यूज़ ही ना करें। सिर्फ़ टीचर पे हर बात बोलूँगा, मैं रिपीट भी करूँगा, राइट? अच्छा बात सुनें, आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कंसोलिडेशन का एक लेक्चर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैंने उसमें आपको सारी बातें बताई थी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को चलता हुआ खरीदती है, तो वो टेक ओवर कहलाता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% प्लस शेयर्स खरीदती है, तो वो कंट्रोल कर लेती है उसे। जो पार्ट पेरेंट कंपनी जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है, उसे कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी और इनके मिलाप को, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज़। इनके मिलाप और इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ मिलाप और इनके कॉम्बिनेशन को हम याद है? राइट? देन फिर उसके बाद हमने कहा था कि जब एक बार ग्रुप बन जाता है, पेरेंट और सब्सिडियरी का, तो पेरेंट कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, ये मैंडेटरी है कि वो पूरे ग्रुप के कंबाइंड अकाउंट्स बनाए, मर्ज्ड अकाउंट्स बनाए, यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाए। तो ये लिखवाया भी था कि कंसोलिडेशन इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, ओके? राइट? फिर ये भी बताया था, ये सब नोट्स आपके पास लिखे हुए हैं, अपना रजिस्टर एक बार पलटेंगे तो मिल जाएगा। ये सब लिखवाया था कि जब भी हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे होते हैं, यानी ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होते हैं, जब भी हम बना रहे होते हैं यानी ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हम पूरे ग्रुप को एक जिस्म वाहिद ट्रीट करते हैं। एक सिंगल एंटिटी ट्रीट करते हैं, यानी पूरे ग्रुप को एक बॉडी की तरह तस्वुर करते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ ही रहे हैं ग्रुप अकाउंट्स और जिस तरह पेरेंट के ऑर्डर्स उसके अपने आप पे चल रहे हैं, इसी तरह पेरेंट के ऑर्डर्स सब्सिडियरी पे चल रहे हैं। तो ये दोनों इदारे एक सिंगल कंट्रोल में हैं, राइट? ओके? ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम की थी, ये सब डिस्कशन हमने लास्ट टाइम की थी।
उसके बाद फिर आप लोगों को याद होगा हमने ये थे जो पहले बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम एलिमिनेशन करते थे, याद है कैंसिलेशन करते थे। पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का इक्विटी का पैकेट। मैंने कहा था एक पार्टी के लिए रिसीवेबल और दूसरी के लिए पेएबल हो तो हम कैंसिल आउट कर देते थे, याद है? हाँ, और फिर एडिंग टुगेदर, ये बेसिक चीज सिखाई थी सबसे पहले। उसके बाद मैंने एक मेजर काम सिखाया था जो क्लास के एंड तक चला था, लास्ट क्लास के एंड तक चला था। वो ये था कि आप हमेशा आज के बाद जब भी कभी भी कंसोलिडेशन का टाइमलाइन बनाओगे, याद है? एक टाइमलाइन बनाते थे और उसमें आप एक चीज लिखते थे, एक्विजिशन डेट। याद करो, एक तरफ आता था एक्विजिशन डेट और एक चीज आती थी रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स, याद है? एक होता था एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स और एक होता था रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। क्या मतलब? एक्विजिशन डेट का मतलब, एक्विजिशन डेट का मतलब जिस दिन, एक्विजिशन डेट का मतलब जिस दिन पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है। एक्विजिशन डेट का मतलब जिस दिन पी कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है। तो आप एक्विजिशन डेट के, याद है, यहाँ यूं मैं लिखता था, ये देखो, ये रहा एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स। सुनो, आप एक्विजिशन डेट का नेट एसेट एक बनाते थे और एक बनाते थे रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। माय डियर स्टूडेंट, एक तरफ एक्विजिशन डेट का मतलब जिस दिन पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर किया। एक्विजिशन डेट का मतलब जिस दिन पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर किया उस दिन का पैकेट। और रिपोर्टिंग डेट, और रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स का मतलब जब बाद में बैलेंस शीट बनाई जा रही होती थी उस दिन का नेट एसेट का पैकेट, याद है? ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारे कोर्स का स्कोप, हमारे कोर्स की एक हुदूद है जिस हुदूद से एग्जामिनर कभी भी बाहर नहीं जाएगा, जिससे कभी भी एग्जामिनर बाहर नहीं जाएगा। और वो हुदूद क्या थी, यहाँ देखें, वो हुदूद ये थी, सामने देखें, वो हुदूद ये थी, आंखें खोलें, कि एक बार पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, एक बार ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो उस दिन के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर सकती। एक बार पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो उस दिन नए शेयर इशू नहीं कर सकती, राइट? ओके। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि जो शेयर कैपिटल, मेरी बात को गौर से सुने, जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम एक्विजिशन डेट पर होगा वही रिपोर्टिंग डेट पे होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज चेंज होती थी और वो क्या थी? रिटेन अर्निंग। एक चीज एक चीज चेंज होती थी, एक चीज चेंज होती थी और उसका नाम था रिटेन अर्निंग, उसका नाम था रिटेन अर्निंग। एक चीज चेंज होती थी और उसको हम क्या बोलते थे? रिटेन अर्निंग। याद है कि एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग और रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग में फर्क होता था। क्यों? क्योंकि बिजनेस चल रहा है ना। जब बिजनेस चल रहा है तो प्रॉफिट तो हो रहा होगा। जब सब्सिडरी कंपनी को मैंने चलता हुआ खरीदा है तो वो कमा रही होगी ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हो रहा होगा। ये जाता था। तो पहला काम हमेशा हम क्या करते थे, जब भी आपके पास सामने अब कंसोलिडेशन का सवाल आएगा, तो आप ये टाइमलाइन बनाएंगे, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स को एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के नेट, याद है? देन आंखें खोलो। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि पेरेंट कंपनी एस कंपनी को 100% टेक ओवर कर रही थी, याद है? लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि पेरेंट कंपनी एस कंपनी को 100% 100% टेक ओवर कर रही तो 100% यानी हम पूरे के पूरे शेयर्स खरीद रहे थे। तो उस केस का नाम मैंने रखा था हम ही हम, यानी कोई और पार्टी नहीं नहीं थी, याद है? तो मैंने कहा था कि पेरेंट कंपनी अगर एस कंपनी को चलता हुआ खरीदती है, चलता हुआ खरीद रही थी ना, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को अगर चलता हुआ खरीदती है, तो आप किसी भी बिज़नेस को बेटा गुडविल पे करेंगे। आप किसी भी बिज़नेस को चलता हुआ खरीदें तो आप गुडविल पे करेंगे, गुडविल पे करेंगे, तो आप गुडविल कैलकुलेट करते थे, याद है? और गुडविल का फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये देखो ये फ़ॉर्मूला देखें, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते थे हम। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का शॉर्टकट अब मैं लिखूँगा COI। आप लोग लास्ट क्लास में पूरा नाम लिख रहे थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका शॉर्टकट होता है COI। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब पेरेंट कंपनी ने चलता हुआ एस कंपनी को कितने में खरीदा, तो वो सीओआई लिखते थे। फिर इसमें से लेस करते थे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि जब एक इदारा दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीदता है तो वो उसके नेट एसेट्स खरीदता है, वो उसके assets। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आप लेस करते थे तो गुडविल आती थी। अच्छा, एक सवाल जो मैंने वहां 10 बार बोला था लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्या था कि जब
पेरेंट कंपनी एस कंपनी की जो गुडविल कैलकुलेट होती है वो किस दिन कैलकुलेट होती है, जो गुडविल की कैलकुलेशन होती है किस दिन होती है, याद है ये डायलॉग। तो वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट, वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट, तर्जुमा जिस दिन पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर करती है उसी दिन गुडविल कैलकुलेट होती है। जिस दिन पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है उसी दिन गुडविल कैलकुलेट होती है, उसी दिन गुडविल कैलकुलेट is calculated at acquisition date. Goodwill is calculated at acquisition date. Okay, right? अब मेरी बात सुने, तवज्जो सुनना। तो जब गुडविल एक्विजिशन डेट पे कैलकुलेट होती है तो गुडविल की कैलकुलेशन में हमेशा एक्विजिशन डेट की चीजें यूज होती हैं, तभी मैंने उस वक्त लिखवाया था कि we always use acquisition date net assets of S company in the computation of goodwill. We always use acquisition date net assets of S company in the computation of goodwill. Okay, right? देन तो गुडविल निकालने के बाद फिर आप एक और चीज निकालते थे जिसको हम बोलते थे कंसोलिडेटेड रिजर्व। गुडविल निकालने के बाद आप एक और चीज निकालते थे जिसको हम कंसोलिडेटेड रिजर्व, याद है? ओके, कंसोलिडेटेड रिजर्व या कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का मतलब दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन। तो पेरेंट कंपनी तो पूरी हमारी है, तो पेरेंट कंपनी की फुल रिटेन अर्निंग उठा के लिख देते थे, पेरेंट कंपनी की फुल, और एस कंपनी की सिर्फ पोस्ट रिटेन अर्निंग, याद है? एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग का मतलब टेक ओवर के बाद जो एडिशनल रिटेन अर्निंग क्रिएट हुई है, टेक ओवर के बाद जो एडिशनल रिटेन अर्निंग क्रिएट हुई है, टेक ओवर के बाद जो एडिशनल रिटेन अर्निंग क्रिएट हुई है वो, टेक ओवर के बाद जो एडिशनल रिटेन अर्निंग क्रिएट हुई है बस वो, याद है? क्योंकि एक्विजिशन डेट वाली रिटेन अर्निंग का पैकेट कैंसिल आउट हो जाता था, अगर आपको याद हो। उसके बाद फिर आप क्या करते थे? कैंसिलेशन करते थे। आप पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी के इक्विटी के पैकेट को कैंसिल आउट करते थे और आखिर में आप बोल देते थे कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर। एंड में आप कहते थे कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, तो आप एडिंग टुगेदर करते थे। सही है। अब मैं एक सवाल आपके सामने पेश करता हूँ, लास्ट क्लास वाला ही करा रहा हूँ ताकि पहले एक आप में से, वैसे मेरा यकीन है कि सबके पास बुक्स होंगी अब, लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो मैं यहाँ पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, उसकी तस्वीर खींच लो अभी मजबूरन, वरना बुक ले लो, बुक होना जरूरी है। तो बुक का पेज नंबर 48 निकाल लें। मैं भी देख लेता हूँ एक बार, पेज नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। पेज नंबर बुक का है, एक मिनट, पेज नंबर इज 40 नहीं 49 है। बुक का पेज नंबर 49 निकाल लें। बुक का पेज नंबर 49, आपकी बुक पेज नंबर 49 होगा, वो निकाल लें। सही है, मिल गया। अब यहाँ देखें, इस सवाल में एक नई छोटी सी नई चीज सीखेंगे आप। देखें, आपके पास दो बैलेंस शीट गिवन है। अभी मैं ये लास्ट क्लास की चीजें करा रहा हूँ, नई चीज शुरू नहीं की, लास्ट क्लास ही है। आपके पास एक तरफ पेरेंट कंपनी है और एक तरफ सब्सिडरी कंपनी है। एक तरफ आपके पास पेरेंट कंपनी है और एक तरफ क्या है? एक पी कंपनी और एक एस कंपनी है। और बताएं, पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है? देखो लिखा हुआ है पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हुई है। यहाँ देखो 50,000 नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर, यानी अभी 100% शेयर खरीदे। पी कंपनी ने एस कंपनी के 100% शेयर खरीदे। तो अभी तक वही लास्ट क्लास वाला केस है, हम और कितने में खरीदे हैं बेटा? 50,000। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी कभार तो अलग से गिवन होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी कभार तो अलग से गिवन होती है, कभी कभार नहीं, यानी हमेशा ही पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे तो हमेशा गिवन होगी। कभी कभार अलग से वो लाइन लिख के भी देता था लास्ट क्लास में, याद है? और कभी कभार कंपनी की एसेट साइड पे लिख के दे देता है, यानी इन्वेस्टमेंट के सामने जो चीज लिखी होती है वो सीओआई होती है। ये सबसे परमानेंट जगह है जो हमेशा होगी। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट के सामने जो नंबर लिखा होगा वो सीओआई होगा, राइट? अब यहाँ देखें, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट को अलग अलग करते थे। तो बताओ क्या लिखा है? एसओएफपी, ये जो एसओएफपी है ना, रिपोर्टिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर 03। ऊपर ये जो बैलेंस शीट गिवन है किस दिन की गिवन है? दिसंबर 2003 की, 31 दिसंबर 2003 की, 31 दिसंबर 2003 की। तो बच्चे ने कहा एक्विजिशन डेट क्या है? मैंने कहा ये पढ़ो, पी कंपनी, और से सुनना, पी कंपनी एक्वायर्ड एस कंपनी ऑन 1 जनवरी 02। इनकॉर्पोरेशन डेट, ये नई चीज आई, ये क्या है वर्ड है? इट्स इनकॉर्पोरेशन डेट। क्या मतलब? इनकॉर्पोरेशन का सादा लफ्जों में मतलब है पैदाइश, पैदाइश।
यानी जिस दिन एस कंपनी ने आंखें खोली दुनिया में, एस कंपनी दुनिया में आई और उसी वक्त पेरेंट कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया। अभी एस कंपनी पैदा हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, दुनिया में आई थी, अगले ही सेकंड पेरेंट कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो अब एक बात बोलूं, अभी जब एस कंपनी पैदा हुई होगी ना, तो उस दिन उसके जेब में कुछ भी नहीं होगा। तो यार आज के बाद ये पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन वाले दिन टेक ओवर कर लिया, तो उसकी एक्विजिशन डेट की रिटेन, अभी कारोबार शुरू नहीं हुआ, अभी कोई कारोबार शुरू नहीं हुआ, तो कमाई कहां से हुई? तो एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग इस सवाल में जीरो लेना, एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग इस सवाल में जीरो लेना। मैं आखिरी बार फिर बोल रहा हूं, आज के बाद कभी भी ये लाइन लिखी हुई आए कि पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को, सुनो, आज के बाद कभी भी ये लाइन लिखी हुई आए कि पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन वाले दिन टेक ओवर कर लिया है, तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब जिस दिन एस कंपनी पैदा हुई है, जिस दिन एस कंपनी क्या हुई है, पैदा हुई है, तो पैदाइश वाले दिन ही अगर आपने टेक ओवर कर लिया ना, तो उस दिन उसकी रिटेन अर्निंग, प्री रिटेन अर्निंग जीरो होगी, यानी एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग जीरो होगी। क्यों? अभी उसने कुछ कमाना शुरू ही नहीं किया होगा, अभी तो पैदा हुई है कंपनी। तो अब देखो मैं वो पैकेट्स बना रहा हूँ, ये देखें, इधर देखें, मैं वो पैकेट्स बना रहा हूँ, इधर देख लें। बताओ बेटा, आपके पास 31 दिसंबर 03 रिपोर्टिंग डेट, उस दिन आपके पास शेयर कैपिटल कितना है, चेक करो। रिपोर्टिंग डेट पे शेयर कैपिटल है 50,000, हाँ, और रिटेन अर्निंग भी 50,000 है, देख लो। रिपोर्टिंग डेट पर सामने देखें, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, रिपोर्टिंग डेट पर शेयर कैपिटल अर्निंग भी 50,000 है, रिटेन अर्निंग भी कितनी है, 50,000। अब का स्कोप याद है कि एक बार पी कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो उस दिन के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू नहीं करती। तो जो शेयर कैपिटल रिपोर्टिंग डेट पर होगा वही शेयर कैपिटल एक्विजिशन, ये कभी चेंज नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं। अच्छा मुझे बताएं, रिटेन अर्निंग यहाँ 50,000 है, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग क्या होगी? एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग क्या होगी? जीरो होगी, सिफर, क्योंकि एक्विजिशन डेट कौन से दिन है? इनकॉर्पोरेशन का दिन है, जब एस कंपनी पैदा हुई थी। तो कोई भी कंपनी जब पैदा होती है तो उसने क्या कमाया होगा? कुछ भी नहीं कमाया होगा उस दिन। तो एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग जीरो होगी। ये आपने दोनों पैकेट तैयार कर दिए, देख लें आराम से, ये आपने दोनों पैकेट तैयार कर दिए। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, मैं जो भी ये लिख रहा हूँ ना, ये मैं आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ मैं पीडीएफ फाइल आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास सेंड कर दूंगा, तो आपके पास होगी ये पीडीएफ, सही है, ये सारी चीजें आपके पास होंगी। अब देखो यहाँ पैकेट ऐड करूं, ये टोटल करो कितना है, 50,000, और ये टोटल कितना आ रहा है, 1,00,000। देख लो भाई, अब बताएं इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग है 50। हाँ देखो बेटा, एक्विजिशन डेट का पैकेट 50 है, रिपोर्टिंग डेट का क्लोजिंग पैकेट है 1,00,000। इन दोनों का फर्क होता था क्लोजिंग, और इसका फर्क होता था एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, क्लोजिंग और इसका फर्क होता था एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, यही है। हाँ भाई पक्का। अब सामने देखते रहे। अब मुझे निकालनी है गुडविल, अगला काम क्या है, गुडविल, क्योंकि आपने चलता हुआ बिजनेस खरीदा है, तो गुडविल के लिए आपको चाहिए सीओआई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे हमेशा होती है। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को कितने में खरीदा है? देखो, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को 50,000 में खरीदा है, तो आप यहाँ लिखोगे, इधर देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ, सीओ 50,000, सीओआई लिखी 50,000। और अब बताओ गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है? गुडविल किस होती है? व्हेन डू वी कंप्यूट गुडविल? व्हेन डू वी कंप्यूट गुडविल? गुडविल कंप्यूट होती है एक्विजिशन डेट पे। तो याद है एक्विजिशन डेट का ये नेट एसेट का पैकेट यूज होगा। तो मैंने यहाँ लिखा 50,000, देखते रहना, बच्चे ने कहा गुडविल कितनी आई? जीरो आ गई। बच्चे ने कहा गुडविल जीरो आ गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा इसकी लॉजिक दूं, क्योंकि आपने टेक ओवर किस दिन किया था? आपने टेक ओवर किया था, आपने टेक ओवर किया था एक्विजिशन वाले दिन, याद है? और सॉरी, इनकॉर्पोरेशन वाले दिन, जब कंपनी पैदा हुई थी। तो जब कंपनी पैदा होती है तो उसका कोई नाम थोड़ी होता है। एक कंपनी अभी अभी पैदा हुई है, उसका क्या नाम होगा? तभी गुडविल जीरो है।
जब कंपनी पैदा होती है, दुनिया में आती है, तो उसका कोई नाम नहीं होता, तभी गुडविल जीरो है, तभी गुडविल जीरो है, राइट? ओके, तो पहली चीज आपने कैलकुलेट की गुडविल विच इज जीरो, और ये लास्ट क्लास वाले मेथड से ही कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। अब दूसरी कंसोलिडेटेड रिजर्व, दूसरी चीज होगी कंसोलिडेटेड रिजर्व। देखो भाई, कंसोलिडेटेड रिजर्व क्या होता था? दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप। चेक करें बेटा, क्वेश्चन आपके पास भी है, पेज नंबर 49, आपकी बुक के पेज नंबर 49, वरना आप क्वेश्चन की तस्वीर खींच लिया करें। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊं ना, जिसके बाद पिक्चर ले ले, तो बताओ कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी है? 1 लाख। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग है 1 लाख। देखो बेटा, 100,000। और एस कंपनी की आपको याद है, बताया था लास्ट क्लास में, फिर अभी बता रहा हूं, पोस्ट रिटेन अर्निंग लेते हैं। सिर्फ क्या लेते हैं? पोस्ट। तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? 50,000। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 50,000। तो बताओ 1 लाख, 1,50,000, सही है। तो हमने कितने अमाल कर लिया? अमाल सुन लें, हमने टाइमलाइन बना ली, हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, हमने कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाल लिया, हमने टाइमलाइन बना ली, हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, हमने कंसोलिडेटेड रिजर्व कैलकुलेट कर लिया, सही है। अब 2 अमाल रह गए और काम खत्म। 2 अमाल रह गए, काम खत्म। एक काम रह गया है एलिमिनेशन और एक एडिंग टुगेदर। एक रह गया है एलिमिनेशन और एक एडिंग टुगेदर, सही है। एलिमिनेशन याद है? मशहूर जमाना एलिमिनेशन, कैंसिलेशन। करके दिखाता हूं तुम्हें, और तुम लोग अपनी बुक्स में कर लेना। देखो, यहाँ देखो, पेरेंट कम सब देखें स्क्रीन पे। पेरेंट कंपनी के एसेट साइड पे ये इन्वेस्टमेंट कट कर देना, और एस कंपनी का ये इक्विटी का पैकेट, बस। पेरेंट कंपनी के एसेट साइड पे ये इन्वेस्टमेंट कट कर देना, और एस कंपनी का इक्विटी का पैकेट, एस कंपनी का इक्विटी का ये पैकेट कट कर देना। ओके, राइट। अब देखो, मैं ये स्क्रीन मूव करूंगा एडिंग टुगेदर करने के लिए। मैं एडिंग टुगेदर कर रहा हूँ, एडिंग टुगेदर। चलो भाई, यहां लिखा consolidated SOFP as at 31st December X3। चलो बेटा, एसेट साइड पे सबसे पहले कौन सा एसेट है? चेक करो। एसेट साइड पे आपके पास सबसे पहले जो एसेट है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पेरेंट कंपनी का कितना है? 4 लाख। इसका 400 है और उसका 100 है। देख लो, एक का 4 लाख है, एक का 100 है, तो टोटल 5 लाख आ जाएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट कट चुकी है। बताओ, गुडविल इस बार थी नहीं। हाँ, गुडविल जीरो है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, गुडविल जीरो है, ऐसे ही जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। अब बताएं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखें, पेरेंट कंपनी का करंट एसेट कितना है? 50,000, और उसका है 1 लाख, तो 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 हो जाएगा। हाँ जी, 1,50,000 हो गया आपके पास। तो 6.5 लाख की एसेट साइड आ गई। उम्मीद है जो लोग खुद कर रहे होंगे उन्होंने कर भी लिया होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज 3-3 4-4 बार रिपीट कर रहा हूँ। जो लोग जिन्होंने लास्ट क्लास ली उन्होंने कर भी लिया होगा, ठीक है। नाउ, अब इसके बाद अगली साइड है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, बेटा इधर देखें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट कंपनी का आता है। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट कंपनी का आएगा, 2 लाख है। पेरेंट कंपनी का शेयर, कंपनी का इक्विटी का पैकेट कट जाता है, सही है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग, एक मिनट, कल लास्ट टाइम भी बताया था, रिटेन अर्निंग कभी भी क्वेश्चन से नहीं उठाना। लास्ट क्लास में भी बताया था कि रिटेन अर्निंग कभी भी क्वेश्चन से नहीं उठाना। रिटेन अर्निंग की जगह हमने एक वर्किंग की है, रिटेन अर्निंग की जगह हमने एक वर्किंग की है कंसोलिडेटेड रिजर्व, और देख लो वो कितनी थी? 1,50,000। वो थी 1,50,000। ये देख लो, 1.5 लाख। और आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है लाइबिलिटी। आखिरी चीज क्या है? लाइबिलिटीज। पेरेंट की लाइबिलिटी 2 लाख है, एक की 3 लाख है, एक की 200 है और एक की 100 है, सॉरी। तो ये 3 लाख आ गई, आप चेक कर लें। सबको ऐड करेंगे तो ये भी 6,50,000 बन जाएगा। ये भी 6,50,000 बन जाएगा। ये भी 6 लाख क्या बन जाएगा? 50,000। देख लो भाई, आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई है, आपकी SOFP बैलेंस हो चुकी है, आप बैलेंस हो चुकी है। ये सोल्यूशन आपके सामने है, देख लो, ये रहा आपके सामने पूरा सोल्यूशन। हाँ जी,
चेक कर लें। ये रहा आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ जी, ये रहा आपके सामने पूरा सॉल्यूशन। अब देखें, थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी चाहिए होगा कि आप लोग कितने जाग रहे हैं। प्लीज, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? अगर कर लिया था तो भी सही है, और अगर आपने नहीं किया था और अगर कोई अब समझ गए तो बता दें मुझे कि आप आर यू विथ मी। प्लीज एक मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें, या नहीं करना, व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना, मैसेज कर दो मुझे। माय डियर स्टूडेंट, एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो प्लीज। कॉपी करने की वैसे जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, एक बात सुनो, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ। कॉपी करने की नीड, जस्ट आफ्टर द क्लास 1 मिनट बाद ये सब आपको भेज दूंगा। करना है तो कर लो, मुझे मना नहीं है। कॉपी करना है तो कर लो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आफ्टर क्लास एक क्लिक पे आप गुलाम आपके कदमों में होगा, यानी आपके आपके पास होगा, आपके पीसी में होगा। ठीक है, ठीक है जी। चलो, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं चीजें 5-5 बार रिपीट करूंगा, तुम थक जाओगे सुन सुन के, लेकिन क्या करें, सुनोगे तो उतना फायदा है। मैं रिपीट करूंगा। अब मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, यानी अब अगले कदम पे मूव कर रहा हूँ। सही है, चलो। अच्छा, मैंने इतनी अकलमंदी की है कि कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिख ली हैं ऑलरेडी, ताकि आप लोग के सामने मैं ज्यादा बोलूं, ताकि आप ज्यादा सुन सकें। ठीक है, चलो। अब क्या होगा, यहां देखें, लास्ट क्लास में, बच्चों इधर मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ प्लीज, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। मैं चीजें बहुत बार बोलूंगा, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। लास्ट क्लास में जो केस हमने स्पेसिफिकली जम के किया था, उसका नाम था हम ही हम। यानी लास्ट क्लास में पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 100% शेयर खरीद रही थी। पेरेंट कंपनी एस कंपनी के 100% शेयर खरीद रही थी, जिसका मैंने स्पेसिफिकली नाम रखा था हम ही हम, यानी हमारे अलावा कोई और था ही नहीं। याद है? आज क्या होगा, इधर देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब जो शुरू करने जा रहे हैं, अब हम इस क्लास के एंड तक यही काम करेंगे। आज ये होगा, इधर देखो, अब पी कंपनी, बेटा स्क्रीन पे देखें, एस कंपनी के लेटेस्ट से 80% शेयर्स खरीदेगी। अब क्या होगा, पेरेंट कंपनी एस कंपनी के 80 या 70 या 90 या 75 इस तरह कुछ शेयर्स खरीदेगी। ऑब्वियसली बात है, 50% से ज्यादा ही खरीदेगी, ऑब्वियसली 50% से ज्यादा खरीदेगी। हाँ, राइट। तो अब पेरेंट कंपनी ने 80% शेयर खरीद लिया, तो कंट्रोल तो आ गया। लेकिन आज की क्लास में एक और पार्टी होगी जिसका नाम होगा, इधर देखो, अगर 80 हमारे पास है तो एक और पार्टी होगी जिसके पास 20% शेयर होंगे। हाँ, और उस पार्टी को हम बोलेंगे नॉन कंट्रोलिंग पार्टी। क्या बोलेंगे? नॉन कंट्रोलिंग पार्टी। मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, सुनो बेटा। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारे पास 100% शेयर होते थे, हम 100% शेयर खरीदते थे तो कोई और होता ही नहीं था, यानी हम क्लियर बोलते थे हम ही हम। अब इस बार पेरेंट कंपनी के पास 80%, पेरेंट कंपनी लेटेस्ट से इस कंपनी के 80% शेयर खरीदेगी, तो जो बाहर एक और पार्टी होगी, कोई और लोग भी होंगे जिनके पास 20% शेयर होंगे, तो अब मैं उनका नाम रखने जा रहा हूं। जब मेरे पास 80% शेयर्स हैं तो मैं कहलाऊंगा कंट्रोलिंग पार्टी। मेरे पास 80% शेयर्स हैं तो मैं कहलाऊंगा कंट्रोलिंग पार्टी। और मेरे प्यारे बच्चों, एक और पार्टी के पास 20% शेयर है तो वो नॉन कंट्रोल। सही है, तो उन शेयर होल्डर्स को बोलते हैं नॉन, एंड वी आर, पेरेंट कंपनी इज द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। कंट्रोलिंग, जबकि एनसीआई जो है ना, वो नॉन कंट्रोलिंग पार्टी जो है ना, दूसरी पार्टी, वो नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर कहलाएगी। सही है, तो पहला फर्क तो ये होगा, यानी अब हमारे पास 100% शेयर्स नहीं होंगे। अब हमारे पास 100% शेयर्स नहीं होंगे, 100% शेयर्स नहीं होंगे। हाँ, राइट। अब बच्चे ने कहा अगर कभी ऐसी चीज आ जाए तो क्या अमाल है? अमाल क्या है? पहला अमल तो ये है, इधर मेरी तरफ, पहला अमल तो ये है कि गुडविल की कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा और लॉजिकल चेंज होगा। गुडविल की कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। सही है, चलो, मैं वो चेंज आपको बताने जा रहा हूं। आपने ये चीज देख लिया, आज हमारे पास 80% शेयर्स है। आइए आइए,
अच्छा, आप लोगों ने काम वही करना है, जैसे ही क्वेश्चन शुरू होगा वही टाइमलाइन बनाओगे, क्वेश्चन शुरू होगा टाइमलाइन बनाओगे। इधर देखो, अज्यूम करते हैं एक्विजिशन डेट का ये शेयर कैपिटल 10 है, तो यहाँ भी शेयर कैपिटल 10 होगा। आपको पता है हमारे कोर्स में शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता, हमारे कोर्स में शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता। अज्यूम करते हैं एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 20 है और यहाँ है रिटेन अर्निंग 35। कितनी है? 35। इधर देखो, तो ऑटोमेटिकली ये पैकेट बन रहा है 30,000 का, देखते रहो, और ये बन रहा है कितना? 35 और 10 45। हाँ भाई, तो बताओ एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? 15,000। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 15,000 है। ये वाला काम वही पुराना होगा, ये कोई नया नहीं होगा। टाइमलाइन बनाना, एक्विजिशन डेट, रिपोर्टिंग डेट करना, ओल्ड वर्क, ये पुराना ही काम होगा जो हमेशा करोगे, जो पुराना काम हमेशा करोगे। सही है। चलो अब न्यू थिंग्स क्या है, यानी नई चीज इसमें क्या आएगी वो बताता हूं। चलो पहली चीज बेटा जरा देखें, सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन चेंज होगी। गुडविल की कैलकुलेशन सामने देखें बेटा, मैं लास्ट क्लास से कंपेयर करके बोलता हूं तो आप समझोगे। लास्ट क्लास में इधर, लास्ट क्लास में पेरेंट कंपनी एस कंपनी को 100% खरीदती थी। लास्ट क्लास में पेरेंट कंपनी एस कंपनी को 100% खरीदती थी, तो जो कीमत पेरेंट कंपनी अदा करती होगी वो 100% के बराबर होगी। यानी लास्ट क्लास में ये सीओआई 100% के बराबर होता था। पिछली क्लास में यानी अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें पेरेंट कंपनी एस कंपनी को 100%, जब पेरेंट कंपनी एस कंपनी को 100% खरीदती थी तो कीमत भी 100% अदा करती थी ना यार, तो ये सीओआई 100% के बराबर होती थी। जब ये सीओआई 100% होती थी तो आप नीचे इधर देखो, ये नेट एसेट्स भी आप ये पूरे के पूरा पैकेट 30,000, ये भी आप 100% ही लेस करते थे, तो नीचे गुडविल भी 100% आती थी, गुडविल भी जो आती थी वो भी 100% आती थी। नहीं समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में पेरेंट कंपनी एस कंपनी को 100% खरीदती थी यार, तो जब 100% खरीदती थी तो कीमत भी 100% अदा करती थी, तो सीओआई 100% के बराबर होता था। सीओआई 100% के बराबर होता था। हाँ, तो आप नीचे से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी पूरी पैकेट उठा के लेस कर देते थे, तो सीओआई भी 100%, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट भी 100%, तो अल्टीमेटली गुडविल भी 100% ही आएगी, अल्टीमेटली गुडविल भी 100% ही आएगी। सोच लो। लेकिन आज की क्लास में फर्क है, आज की क्लास में ऐसा नहीं हो रहा। अभी जो तुमने केस पढ़ा है, सुनो, अभी जो तुमने केस पढ़ा है उसमें पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को, अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को 80%, अभी जो हमने केस पढ़ा है उसमें पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को 80%, 80% खरीदा है। तो पेरेंट कंपनी ने जो कीमत अदा की होगी, मेरे प्यारे बच्चे आंखें खोलो, पेरेंट कंपनी ने जो कीमत अदा की होगी वो 80% के बराबर होगी ना, जो कीमत अदा की होगी वो 80% के बराबर होगी। तो अब जरा सोचो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 80% के बराबर है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 80% के बराबर है, जबकि नीचे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 100% है, तो ये कंपैरिजन गुडविल गलत आएगी। नहीं समझ रहे यार, सोचो। आज की क्लास में अभी अभी आपने देखा ये जो केस शुरू करा है, इसमें पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को 80% खरीदा है ना, पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को कीमत भी 80% अदा की होगी, तो नाउ योर सीओआई इज इक्वल टू 80%। लेकिन नीचे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट पूरी है, लेकिन नीचे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट पूरी 100% है, तो बेटा कंपैरिजन लाइक विद लाइक कहां हुआ? तो अब इस कंपैरिजन को, मेरा डायलॉग सुनो, अब जाग जाओ फुल। इस कंपैरिजन को लाइक विद लाइक बनाने के लिए एक और चीज बीच में ऐड होगी, क्योंकि अब दो मालिकान है, दो, एक हम लोग हैं पेरेंट कंपनी और एक नॉन कंट्रोलिंग है। एक कौन है? नॉन कंट्रोलिंग। तो मैं दूसरे मालिकान ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इधर देखो, इस देखो ऐड, यहाँ सब देखें, फेयर वैल्यू ऑफ एट एक्विजिशन, एट एक्विजिशन, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये देखो ये इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 20% के बराबर होगा, सब देखें यहाँ। तो आप जैसे ही इसमें ये ऐड करेंगे ना, तो टोटल 100% आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखें यहाँ बेटा, आज की क्लास में एक तो हम लोग हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तो हम लोग हैं पेरेंट कंपनी ने 80%, तो 80%, और मालिकान भी तो है, एक और पार्टी भी तो है नॉन कंट्रोलिंग पार्टी, तो 20% कीमत उन्होंने दी है,
तो अब आप उनकी कीमत की जो फेयर वैल्यू है, जो उनकी मार्केट प्राइस है, वो इसमें ऐड कर देना, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। तो 80 हमारी, 80 हमारी, 20 उनकी, 80 और 20 100% हो गई। तो ऊपर देखो कीमत भी 100% हो गई, ऊपर कीमत भी 100% हो गई और नीचे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी 100% हो गया। तो ऑटोमेटिकली गुडविल भी 100% के बराबर आएगी, ऑटोमेटिकली गुडविल भी 100% के बराबर आएगी, ऑटोमेटिकली गुडविल भी 100% के बराबर आएगी। तो सबसे पहला चेंज आज की क्लास का, ये देख लो आंखें खोल के, आज की क्लास का पहला चेंज ये देख लो, ये देख लो मैंने बॉक्स बना दिया है। गुडविल की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, गुडविल की कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बस एक नई लाइन ऐड होगी जिसका नाम है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। एक नई लाइन ऐड होगी जिसका नाम है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, जो कि आपको रेडीमेड गिवन, आपको रेडीमेड गिवन होगी, आपको तैयार गिवन होगी, सही है। और कॉमन सेंस की बात भी है बेटा, कल तक हम 100% शेयर खरीद रहे थे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही 100% के बराबर थी। आज हम 80 या, तो आज सीओआई 80 या 70% के बराबर होगी ना, तो आज एक बाहर हिस्सा ऐड करने की जरूरत होगी ना, तो वो बाहर वालों का हिस्सा इज कॉल्ड एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग। नॉन कंट्रोलिंग की फेयर वैल्यू आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो जाएगा और गुडविल भी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो जाएगा और गुडविल भी आ जाएगी। ओके, ये पहला काम करना है आपने। अब ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज बेटा, कल की क्लास में जो केस कर रहे थे, कल की क्लास में जो केस कर रहे थे उसका नाम था हम ही हम। कल की क्लास में जो केस कर रहे थे उसका नाम है हम ही हम, यानी पूरी सब्सिडरी कंपनी हमारी थी, पूरी सब्सिडरी, पूरी की पूरी सब्सिडरी हमारी थी, तो बाहर वाला कोई था ही नहीं। लेकिन हमारी होल्डिंग 80 है तो बाहर वालों की 20 है, हमारी 80 है तो बाहर वालों की कितनी है, 20 है ना, सोचो। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे शेयर होल्डर जानना चाहेंगे ना पेरेंट कंपनी के, कि इस ग्रुप में बाहर वालों का हिस्सा कितना है, इस ग्रुप बाहर वालों का हिस्सा कितना है। तो दिस बाहर वालों का हिस्सा इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दिस बाहर वालों का हिस्सा इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। तो ये बाहर वालों का हिस्सा भी हमें रिपोर्ट करना होगा, एक और वर्किंग में आपको करा रहा हूं, ये बाहर वालों का हिस्सा भी हमें रिपोर्ट करना होगा, एक और। अब रुकें, वो बाहर वालों का हिस्सा कैसे रिपोर्ट होगा, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ाता हूँ, पहले थोड़ी देख लो आराम से, देखो ये सब लिखी हुई है, आराम से देखो, पढ़ो ये सब, पढ़ो, ये मैंने आज ये सब बताया। इफ पी कंपनी होल्ड्स शेयर्स ऑफ एस कंपनी, इफ वी हैव ओनली 80% देन अदर पार्टी हैज, हमारे पास 80 है तो अदर पार्टी का कितनी होगी, 20। नाउ वी आर कॉल्ड, अब मैं नाम रखना सिखा रहा हूँ, ये बता चुका हूं तुम्हें। नाउ वी आर कॉल्ड कंट्रोलिंग पार्टी एंड द अदर पार्टी इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग पार्टी। हम लोग कंट्रोलिंग पार्टी क्या, कंट्रोलिंग पार्टी कहलाएंगे। नाउ गुडविल कैलकुलेशन विल बी चेंज बिकॉज ऑफ टू ओनर्स, मैंने पहले बताया भी आपके सामने, आपको गुडविल की कैलकुलेशन में थोड़ी सी मैंने चेंजेस करा दी है इस केस की, वो भी यहाँ लिख दी है। अब आखिरी चीज बेटा, हमारी होल्डिंग 80 है तो बाहर वालों की होल्डिंग 20 है, और इस बार ये पूरी सब्सिडरी हमारी नहीं है, लास्ट टाइम 100% हमारी थी, इस बार हमारी 80% है, तो कुछ ना कुछ बाहर वाले ओनर्स हैं, तो हमें उन बाहर वाले ओनर्स का, हमें उन बाहर वाले ओनर्स का हिस्सा रिपोर्ट करना है कि उन बाहर वालों का हिस्सा कितना है, ठीक है। अब कानून सुनो, वो बाहर वालों का हिस्सा कैसे रिपोर्ट होता है, पढ़ो ये डायलॉग। इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, ये देख लो ये लाइन, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी NCI is reported at fair value. In consolidated SOFP, NCI is reported at fair value. हमेशा फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट होगी। और अब मेरी तरफ स्क्रीन, मेरी वीडियो में देखें, मुझे वीडियो में देखें, और इधर देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ, देखें इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी, प्लीज मुझे वीडियो में देखें, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी ऑलवेज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, और यकीन करें वो फेयर वैल्यू प्लेट में रख के तैयार गिवन होगी, वो फेयर वैल्यू आपको हमेशा, फेयर वैल्यू हमेशा आपको प्लेट में रख के तैयार गिवन होगी क्वेश्चन में। बस एक मसला होगा, बस एक मसला होगा, वो एक्विजिशन डेट की गिवन होगी, बस एक प्रॉब्लम होगा कि वो आपको एक्विजिशन वाले दिन की गिवन होगी, एक्विजिशन वाले दिन की फेयर वैल्यू गिवन होगी, जबकि आपको बैलेंस शीट कब बनानी होती है, बाद में रिपोर्टिंग डेट पे बनानी होती है। आपको बैलेंस शीट यानी एसओएफपी कब बनानी होती है, रिपोर्टिंग डेट पे बनानी होती है। तो बस एस कंपनी के जो भी हालात चेंज हुए ना, एस कंपनी के जो भी हालात चेंज हुए उसकी रिफ्लेक्शन
देनी होगी। एस कंपनी के जो भी हालात चेंज हुए हैं उसकी रिफ्लेक्ट देनी होगी। बच्चे ने कहा क्या मतलब? मैंने कहा आइए देखते हैं, इधर देखें, यहाँ देखें। मैंने आपसे बोला कि इन एसएफपी एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, और वो आपको गिवन है, देखो फेयर वैल्यू गिवन है, लेकिन किस दिन की गिवन है? देखो पढ़ो, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन किस दिन की गिवन है? एक्विजिशन डेट गिवन है, यानी इस दिन की गिवन है। देखो इधर, इधर देखो, आपको इस दिन की फेयर वैल्यू गिवन है। आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई यहाँ की गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक्विजिशन डेट की गिवन होगी। डेट इधर बनानी है, देखो बैलेंस शीट तो यहाँ बनानी है। बैलेंस शीट तो तुम्हें 31 दिसंबर 2019 को बनानी है। बैलेंस शीट तो तुम्हें 31 दिसंबर 2019 को बनानी है ना? हाँ, तो बताओ इस एक्विजिशन डेट में आंखें खोल के यूं आई बॉल्स को ही मूव करो। इस एक्विजिशन डेट और एसओएफपी डेट में एस कंपनी के अंदर क्या चेंज आया है? इस एक्विजिशन डेट और एस और रिपोर्टिंग डेट में एस कंपनी की वेल्थ में, यानी एस कंपनी के नेट एसेट में क्या चेंज आया? को सिर्फ पोस्ट रिटेन अर्निंग का चेंज आया है। एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट में एस कंपनी में क्या चेंज आया? पोस्ट रिटेन अर्निंग का चेंज आया। बस वो पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर यहाँ रिफ्लेक्ट कर देना। आओ देखो मैं लिख रहा हूँ कैसे। ये मैंने ऊपर लिखा है एनसीआई फॉर एसओएफपी। देखो एसओएफपी में जाएगा एनसीआई, इधर आप लिखोगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ये होगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। तैयार क्यों होगा? इसमें लिखना एड एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग। मेरे सवाल में ये है 15,000। कितनी है भाई? 15,000। और बताओ एनसीआई वालों का क्या? एनसीआई वालों की 100% होल्डिंग है? नहीं। एनसीआई वालों का कितना हिस्सा है? एनसीआई वालों में कितना हिस्सा है? देखो 20% हिस्सा एनसीआई वालों का 20 था। एनसीआई वालों का 20 था, बस ये देखो 15,000 का 20%, ये 3,000 इसमें ऐड करना, दोनों करोगे ना तो ये जो नंबर है ये एनसीआई फॉर एसओएफपी, ये नंबर आ जाएगा एनसीआई फॉर एसओएफपी, एनसीआई फॉर एसओएफपी, एनसीआई फॉर एसओएफपी। बहुत सुकून से चलें, डरे मत, मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, सीख जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, इस बार हमारी होल्डिंग 100 नहीं है, सिर्फ 80 है। तो इसका मतलब एक और बाहर वाले मालिकान ओनर्स भी तो हैं, तो उन बाहर वाले ओनर्स का भी तो हिस्सा रिपोर्ट करना है ना, दुनिया को दिखाना है कि ये बाहर वालों का भी है इसमें हिस्सा। तो उस बाहर वालों के हिस्से को बोलते हैं एनसीआई। क्या बोलते हैं? एनसीआई। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एनसीआई नीचे लिखा था इज ऑलवेज 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 रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, ऑलवेज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। और वो फेयर वैल्यू आपको प्लेट में रख के तैयार गिवन होती है। वो फेयर वैल्यू आपको हमेशा गिवन होती है, बस एक बुराई होती है वो एक्विजिशन। देखो ये देखो वो फेयर वैल्यू, ये देखो गुडविल के फॉर्मूले में देख लो एक्विजिशन के दिन की गिवन है, वो फेयर वैल्यू की एक्विजिशन वाले दिन की गिवन है। आपने क्या करना होता है उस फेयर वैल्यू, और बस जो हालात चेंज हुए हैं एस कंपनी के, जो बाद में हालात चेंज हुए नहीं, नेट एसेट जो चेंज हुए हैं उसमें बाहर वालों का भी तो हिस्सा है ना भाई। अब नेट एसेट अब पूरे हमारे नहीं है, अब पूरे पेरेंट कंपनी के नहीं है, हमारे सिर्फ 80% है, तो 20% तो बाहर वालों के है ना। तो बस वो बाहर वालों का हिस्सा उनको रिफ्लेक्ट कर देना, तो एनसीआई फॉर एसओएफपी तैयार हो जाएगा। एनसीआई फॉर एसओएफपी तैयार हो जाएगा। अब आई हैव अ क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है विथ लॉजिक। सर ये एनसीआई जो है, ये एनसीआई बाहर वालों का हिस्सा है ना, एनसीआई बाहर वालों का हिस्सा है, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी या इक्विटी, सामने देखें, एनसीआई जो कि बाहर वालों का हिस्सा है, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेक्शन में दिखाएंगे या इक्विटी? इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेक्शन में दिखाएंगे या इक्विटी? जवाब दूं इक्विटी सेक्शन में, बिकॉज एनसीआई वाले आर आल्सो ओनर्स, ये भी मालिकान है। एनसीआई वालों के पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, दे आर ओनर्स, ओनर्स हैं, ये मालिक हैं। नहीं समझ रहे? जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो मैं इक्विटी वाले हेड में दिखाऊंगा, लायबिलिटी में नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज दे आर ओनर्स। पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इनके पास क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, सही। तो अब देखो मैं एक छोटी समरी दे रहा हूं, लास्ट क्लास में और आज की क्लास के क्वेश्चन में क्या फर्क होगा? अब होल्डिंग 100 नहीं होगी, 100 से कम होगी, एक। नंबर 2, जब होल्डिंग 100 से कम होगी तो ये देख लो, आंखें खोलो, ये देखो गुडविल की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। गुडविल की कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का सहारा लेना पड़ेगा, एक मालिकान और ऐड होंगे। एक और वर्किंग आई ये रही एनसीआई, एनसीआई भी आपको कैलकुलेट करना होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फॉर एसओएफपी, ये आपने कैलकुलेट करना होगा। और बस अब आखिरी छोटा सा चेंज बताऊं, और वो भी लॉजिकल है। अब आपको कंसोलिडेटेड रिजर्व याद है? कंसोलिडेटेड रिजर्व, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप
वो भी कैलकुलेट करना होगा, वो जरा सा डिफरेंट होगा। बताऊं कैसे? कंसोलिडेटेड रिजर्व क्या था? दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन। सुने, पेरेंट कंपनी पूरी हमारी होती है ना, पेरेंट कंपनी पूरी की पूरी हमारी होती है, तो पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग तो जैसे पहले लिखते थे पूरी लिख देना, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग तो पूरी लिख देना। बस अब एक चीज बताऊं, याद करो, एस कंपनी की तुम पोस्ट रिटेन अर्निंग लेते थे। देखो, एस कंपनी की तुम लोग क्या लेते थे? पोस्ट रिटेन अर्निंग। तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग इस बार कितनी है? 15,000 है ना। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 15,000 है ना। तो आप अगर आंखें खोलो, इस बार एस कंपनी पूरी की पूरी मेरी नहीं है, इस बार एस कंपनी पूरी की पूरी पेरेंट की नहीं है, हमारी 20 किसी और की है, 80 20 किसी और की है। तो जब आप यहाँ कंसोलिडेटेड रिजर्व में, जब आप यहाँ कंसोलिडेटेड रिजर्व में एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग लिखेंगे ना, तो उसको अपनी होल्डिंग परसेंटेज से जरूर मल्टीप्लाई करना, उसको अपनी होल्डिंग से जरूर मल्टीप्लाई करना। तो 15,000 का 80% कितना होता है बेटा? 12,000। सही है। और एक और कॉमन सेंस की बात बताऊं, कॉमन सेंस अल्लाह ताला ने दिया, यूज करो बेटा। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग का 80% हम ले रहे हैं, तो बाकी 20% देखो एनसीआई में भी तो आ रहा है, देखो ये देखो 20% अब बाहर वालों का भी तो है ना, तो बाहर वालों का हिस्सा बाहर वालों में रिफ्लेक्ट होगा और हमारा हमारे पास रिफ्लेक्ट होगा। सही। तो देखें, अब जब कभी भी हमारी होल्डिंग परसेंटेज 100 से कम होगी तो आमाल सुन लें, गुडविल की कैलकुलेशन चेंज होगी, आपके सामने। नंबर 2, एनसीआई एक चीज कैलकुलेट होगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक नई चीज आ जाएगी। नंबर तीन कंसोलिडेटेड रिजर्व में अब एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग पूरी की पूरी नहीं लेना, बल्कि होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके लेना, बिकॉज कॉमन सेंस, अब आपके पास पूरी 100% होल्डिंग नहीं है। ओके, हाँ जी, ये आपके सामने है। मैं थोड़ी देर चुप भी हूं, मैं चुप हूं यहाँ 1-2 मिनट, और सवाल बहुत सारे हैं, मैं सवाल आपको कर बेफिक्र, देख लो इसको एक नजर। मैंने क्या बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक गुडविल की कैलकुलेशन में चेंज आएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा, देख लो आंखें, देख लो, गुडविल की कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा, एक नई चीज कैलकुलेट होगी, एनसीआई कैलकुलेट होगी, बाहर वालों का हिस्सा डेफिनेटली आपको रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि अब आप यू आर नॉट द 100% ओनर नाउ। और तीसरी चीज, कंसोलिडेटेड रिजर्व में भी अब आप एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग पूरी नहीं लिखोगे, बल्कि ओके। नाउ, जिन बच्चों की बुक है, जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 65 पे आ जाएंगे, जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 65 निकाल लें बुक का, ठीक है, वो पेज नंबर 65 निकाल लें। अच्छा, ये थ्योरी 1 मिनट पढ़ लो, ये पढ़ो, चलो सब पढ़ो, मैं चुप हूँ, पढ़ो, पेज नंबर 65 निकाल लो, जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 65 निकाल लें, बाकियों को क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा दूंगा। पेज नंबर 65 बुक का निकाल लें बेटा। 2 सवाल होंगे, सवाल खुद से नहीं करना, मैं कराऊंगा, आपका काम ही नहीं है, मेरा काम है, मैं बस खुद ही कराऊंगा बच्चों की तरह। पेज नंबर 65, ये एक बार पढ़ो सारा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड की 3 लाइंस पढ़ो, ये बेटा पढ़ो ये। अब चलो, पेज नंबर 65 पे भी ये सवाल मौजूद है, पेज नंबर 65 पे भी ये क्वेश्चन मौजूद है, और यहाँ गलती है वो सही करो, कलम उठाओ, अपने सवाल में गलती है वो सही कर लो। पहला वाला सवाल है टॉप पे, देखो बेटा, इसमें देखो करंट एसेट जो 35,000 लिखे हैं ना, मैं एक जीरो ऐड कर रहा हूँ, यहाँ देखो, ये देखो, तुम भी ऐड कर लो, ये देखो, ये एक जीरो ऐड करो, ये 3.5 लाख है। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे करंट एसेट्स 35,000 नहीं है, उसको 350,000 कर लो, एक जीरो और लगा दो,
आपकी बुक में भी ये गलती है, मेरे पास भी गलती थी, मैंने भी सही कही, आप भी सही करोगे, आप भी सही करोगे। कर लिया? ठीक है, पेज नंबर 65 पे सवाल है। अच्छा, सवाल मुझे कराने देना प्लीज। जिन बच्चों के पास ये सवाल नहीं है वो अभी इस स्क्रीन की तस्वीर खींच लो। जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है, बराए मेहरबानी प्लीज 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 इस स्क्रीन की पिक्चर ले लो, इस स्क्रीन की पिक्चर ले लो ताकि आपका सवाल आ जाए। ठीक है, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या लिखा है? बिल्कुल उसी तरह बच्चों की तरह चलेंगे। पहली लाइन पढ़ो। पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 80%, एकदम 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 दिमाग पे एक्टिव एक्टिव क्लिक हुआ। 80% का मतलब अब हमारी होल्डिंग 100% नहीं है। अब हमारी होल्डिंग 100% नहीं है, सिर्फ 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 ओनली 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 कितनी है? 80%। तो जब हमारी होल्डिंग 80 है तो किसी और की, एक बाहर वाली पार्टी की होल्डिंग होगी 20%। हाँ जी, यही होगा भाई, जागो। हमारी 80 तो किसी और की 20, फर्क आ गया। ऑफ एस कंपनी ऑन 1106। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को किस दिन टेक ओवर किया? 11। ये एक्विजिशन डेट है। ये क्या है? एक्विजिशन डेट। नीचे देखो, ये देखो इधर, रिपोर्टिंग डेट क्या है? दिसंबर 2008। 31 दिसंबर 2008 इज योर रिपोर्टिंग डेट। एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट देखो मैंने नीचे लिख दी। ये देखो, ये देखो मैंने तुम्हारे सामने 1 जनवरी 06 लिख दी है और क्या लिख दी है? 31 दिसंबर 08 लिख दिया ना। एक एक्विजिशन डेट, एक रिपोर्टिंग डेट। अब देखते रहो ना इंग्लिश पढ़। P company acquired is 80% share of S company on 1106 for कितने में खरीदा? कितने में खरीदा? ये 6.5 लाख COI है। ये 6.5 लाख कीमत है ना COI। ये यहां भी लिखी होगी और देखो पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे भी लिखी हुई है। ये ऊपर भी कभी कभार लिखी होती है और पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे तो हमेशा 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 लिखी हुई होती है। तो कितने में खरीदा? 6.5 लाख में। कितने में खरीदा? ये देखो यहाँ आके फिट किया। ये देखो, ये देखो गुडविल की कैलकुलेशन में यहाँ फिट कर दिया। सही है, गुडविल की कैलकुलेशन में COI जाके फिट कर दिया, जैसे कल लास्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ाते हुए नहीं कर रहा था। अब नाउ लेट्स मेक द पैकेट्स, लेट्स मेक द टाइमलाइन एंड द पैकेट्स। याद है वो टाइम पैकेट? अब पढ़ो। व्हेन द रिटेन अर्निंग ऑफ एस कंपनी वाज 150,000, यानी टेक ओवर के वक्त, टेक ओवर के वक्त एस कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी थी? ये देखो, ये देखो, देखो टेक ओवर के वक्त एस कंपनी की रिटेन अर्निंग थी 1,50,000। सही है। अब जरा नीचे जाके बैलेंस शीट देखो। ये देखो स्क्रीन पे, एस कंपनी की बैलेंस शीट में नीचे रिटेन अर्निंग है 5 लाख। एस कंपनी की बैलेंस शीट में नीचे रिटेन अर्निंग कितनी है? याद देखो, ये देखो 500। ओके, सही है। तो एक्विजिशन डेट और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपके सामने। अच्छा, जरा नीचे जाके शेयर कैपिटल देख लें। नीचे जाके एस कंपनी का शेयर कैपिटल देखें। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा 2,200,000। एस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 200। मेरे जो यार बोल बोल के थक गया हूं अब तो यार। मैंने कहा था कि हमारे कोर्स का ये स्कोप है कि जो शेयर कैपिटल बाद में होगा वही एक्विजिशन डेट पे होगा, जो शेयर कैपिटल बाद में होगा वही एक्विजिशन डेट पे होगा। तो ये आपने यहाँ लिख दिया है 200,000। ओके, 200,000 लिख दिया। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो करो बेटा। 2 लाख और 150,000 होता है 350। एक्विजिशन डेट का 350 है और ये बाद में कितना है? 700। ये कितना है बेटा? 700। लो भाई पैकेट तैयार हो गए। लो भाई, लो भाई पैकेट तैयार, पैकेट तैयार, पैकेट तैयार। एक्विजिशन डेट का 3.5 लाख और बाद में है 700,000। दोनों में कितना फर्क है? ठीक है, ये रहा क्या फर्क। ये देख लो भाई, एक्विजिशन डेट और उसका फर्क 3.5 लाख। 1 मिनट अजान हो रही है, मैं 1 मिनट चुप हुआ। मैं चुप हूँ, आप लोग देख सकें। मैं 1 आध मिनट चुप हूँ।
चलो मेरी बात सुनो बेटा, मैंने ये बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह ही एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के पैकेट्स बना दिए। अब मैं अच्छा, अब सवाल में कोई बड़ा काम नहीं है, पहले मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, आप लोग कर लेंगे। अब अमाल गिने, अब 3 अमल है, मेजर अमल 3 है, मेरी तरफ देखो 3 अमाल मेजर है। एक गुडविल निकालना, एक गुडविल, एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना, बाहर वाला कंसोलिडेटेड रिजर्व जिसको सीआर बोलेंगे आज के बाद। गुडविल निकालना, टाइमलाइन तो बन गई है, टाइमलाइन तो बन गई, इधर देखो टाइमलाइन तो बन गई है। अगला अमल है गुडविल निकालना, जो कि एक्विजिशन डेट पे निकलती है। गुडविल किस दिन निकलती है, बोलो बोलो, जहां भी बैठे हो बोल दो यार, एक्विजिशन डेट पे। नंबर 2 एनसीआई निकालना है, वो मैं सिखा दूंगा, वो सिखाया भी है, फिर सिखा देता हूँ। और कंसोलिडेटेड रिजर्व जिसको सीआर बोलते हैं। ये काम करोगे ना तो ऑलमोस्ट 90% काम हो जाएगा। आओ बिस्मिल्लाह बेटा, ये देखो, आंखें खोलो, मैं पूरा स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ। इस सवाल में आपके पास आपकी होल्डिंग 100% नहीं थी ना, आपकी होल्डिंग 100% नहीं थी, तो ये सीओआई पूरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 100% के बराबर नहीं होगा, तो एक बाहर वालों का हिस्सा ऐड करना होगा। अब आप अपने क्वेश्चन पे जाएं, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, वरना आप, मैंने आपको बोला था पिक्चर ले लो, आखिरी लाइन में क्वेश्चन जहां एंड हो रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई देखो गिवन है, ये 1 लाख गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन 100,000 गिवन है, ये इसमें ऐड कर लूं तो ये दोनों मिला के 7.5 लाख हो जाएगा। अब पूरे 100% के बराबर है, किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अब मुझे बताओ, हम किस दिन गुडविल निकालते हैं, हम गुडविल किस दिन निकालते हैं, कितनी बार बोला है, एक्विजिशन वाले दिन। तो जब गुडविल एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट होती है, तो गुडविल की कैलकुलेशन में जो भी डाटा यूज होगा वो एक्विजिशन वाले दिन का यूज होगा। तो बेटा एक्विजिशन वाले दिन, ये देखो एक्विजिशन वाले दिन के नेट एसेट का पैकेट कितना है, 3.5 लाख। एक्विजिशन वाले दिन के नेट एसेट का पैकेट 30,000 लो। हाँ बताओ गुडविल कितनी आई, 7.5 लाख में से 3.5 लाख माइनस करो, 400,000 इज द गुडविल, 400,000 इज द गुडविल, 400,000 इज द गुडविल। ये गुडविल आपके सामने कैलकुलेट हो गई है, ये गुडविल आपके सामने कैलकुलेट हो चुकी है, गुडविल आपके सामने कैलकुलेट हो चुकी है। हाँ सही, देख लें, गुडविल आपके सामने कंप्यूटेड है। अब उसके बाद अगली चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, एनसीआई, आराम से सुने, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बेटा सिर्फ डायलॉग फिर सुनो, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज ऑलवेज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज हमेशा रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू तुम्हें प्लेट में रख के गिवन होगी, प्लेट में रख के, बस एक बुराई होगी, ये देखो किस दिन की गिवन है, एक्विजिशन वाले दिन की गिवन है, किस दिन की गिवन है, यहाँ की गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई यहाँ की गिवन है, देखो, ये देखो एट एक्विजिशन, क्वेश्चन में देखो यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन वाले दिन की गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन वाले दिन की गिवन है। हाँ तो आप यहाँ लिख लें कितनी गिवन है, ये देखो यहाँ लिखा मैंने, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन है 100,000, 1 लाख की है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन 1 लाख की है। हाँ भाई, बस अब एक मसला है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई तो हमें गिवन थी, लेकिन वो एक्विजिशन वाले दिन की गिवन थी, जबकि हमें देखो, हमें बैलेंस शीट यहाँ बनानी है रिपोर्टिंग डेट पे, हमें एसओएफपी कब बनानी है, रिपोर्टिंग डेट पे। आंखें खोलो, और रिपोर्टिंग डेट तक एस कंपनी के हालात में कुछ चेंजेस आई है ना, रिपोर्टिंग डेट तक एस कंपनी के हालात में कुछ चेंजेस आई है ना, तो बस वो जो चेंजेस आई है, ये रही जो चेंजेस आई है, देखो ये
जो भी चेंज आया है ये रिपोर्ट पोस्ट रिटेन अर्निंग, इसका शेयर एनसीआई को दे दो जितना एनसीआई का हक है। तो एनसीआई का हक था 20%, हमारा 80 था, तो एनसीआई का कितना था बेटा? एनसीआई का कितना था बोलो? 20। तो बस ये देखो, ये एडजस्ट कर लो, यहाँ देखो टाइम्स 20%, 3,50,000 का 20% होता है 1000, तो ये आ जाएगा 1,70,000। इसको कहेंगे एनसीआई फॉर एसओएफपी। ये वो एनसीआई है जो एसओएफपी में चला जाएगा, ये वो एनसीआई है जो एसओएफपी में चला जाएगा, ये वो एनसीआई जो एसओएफपी में चला जाएगा। देख लो भाई, दो चीजें निकाली हैं सिर्फ अभी, एक गुडविल निकाला है और एक मैंने निकाला है एनसीआई। एक गुडविल निकाला है और एक एनसीआई निकाला है, एक गुडविल निकाला है और एक एनसीआई निकाला है। हाँ जी। अब तीसरी चीज निकालेंगे हम, कंसोलिडेटेड रिजर्व। तीसरी चीज निकालेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व। लास्ट क्लास में 50 बार बोला था, फिर बोल देता हूँ। दोनों कंसोल, इधर देख लो मेरी तरफ, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन। पेरेंट कंपनी पूरी मेरी है, पेरेंट कंपनी पूरी मेरी है, जाके देख लेता हूँ। पेरेंट कंपनी की टोटल रिटेन अर्निंग उठा लो, कितनी है? 3 लाख। देख लो भाई, क्वेश्चन आपके पास हो तो बहुत बेहतर है। पेरेंट कंपनी की कुल मिला के पूरी रिटेन अर्निंग 3 लाख लिख देता हूँ। ये देखो, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग लिखी 300, ये देखो ये रहा। और एस कंपनी की आती है सिर्फ पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर, पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर, पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर। तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग इस सवाल में थी 3.5 लाख। और मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमारी ओनरशिप कितनी थी? 80 ना, तो हम बस 80% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी 20%, बाकी 20% तो एनसीआई वालों की थी और वो उनको दे दी है। सॉरी, इधर 80% आएगा, इधर आएगा 80%। 3.5 लाख का 80% कितना होता है बोलो? 2,80,000। बेटा दोनों को ऐड कर लो, 580, खत्म हो गया। आपने सवाल में जो असल काम था वो कर दिया है भाई। ये रहा, गुडविल भी कैलकुलेटेड है, देख लो भाई, ये रहा सवाल का सारा दिल। मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर, टाइम है, टाइम है। गुडविल भी कैलकुलेटेड है, एनसीआई भी कैलकुलेटेड है और कंसोलिडेटेड रिजर्व भी कैलकुलेटेड है। गुडविल भी कैलकुलेटेड है, एनसीआई भी कैलकुलेटेड है और कंसोलिडेटेड रिजर्व भी कैलकुलेटेड है। गुडविल भी कैलकुलेटेड है, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी कैलकुलेटेड है और एनसीआई भी कैलकुलेटेड। हाँ जी। अब क्या करना है? अब बस मशहूर जमाना वो दो काम, एक एलिमिनेशन और एक एडिंग। सर के बालों से लेके और पाँव के नाखूनों तक याद नहीं है? एडिंग टुगेदर भूल गए? कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर। हाँ, चलो एलिमिनेशन तो मैं करके दिखाता हूँ। एक ना, ये देखो, देखो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, आप लोग अपनी बुक्स में कर लो। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कट कर दो और एस कंपनी का इक्विटी का पैकेट कट कर दो। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट कट कर दो और एस कंपनी का इक्विटी। बच्चे ने कहा सर जी ये तो फर्क है, यहाँ 6.5 लाख है, वहां 7 लाख है, एक तरफ 6.5 लाख है, एक तरफ 7 लाख है। मैंने कहा आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनमें जो भी डिफरेंस होता है वो खुद ब खुद गुडविल में, कंसोलिडेटेड रिजर्व में और एनसीआई में एडजस्ट हो जाता है, आप बेफिक्र हो जाएं। इन दोनों में जो भी फर्क है वो खुद ब खुद गुडविल में, कंसोलिडेटेड रिजर्व में और एनसीआई में एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब आवाज लगा दो, आवाज याद है? आवाज। consolidation means adding together, consolidation means adding together, consolidation means adding together। तो नॉन करंट 5 और 8, 5 और 8, चलो मैं कर रहा हूं भैया। यहां मैंने लिखा पी कंपनी कंसोलिडेटेड SOFP as at 31st December 08। ये देखो भाई, आपने एसेट साइड लिखी बेटा, देखते रहे देखते रहे, प्लीज जागे, प्लीज मोटिवेशन। नॉन करंट एसेट 5 और 8 है मेरे ख्याल से, 5 और 8 है ना, 13 लाख। बेटा अब एक और एसेट आएगा गुडविल। गुडविल कितनी कैलकुलेट हुई थी याद है? ये देख लो, गुडविल 4 लाख की कैलकुलेट हुई थी, गुडविल 4 लाख की। अच्छा मेरे 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 प्यारे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स हमने कैंसिल आउट कर दी थी, यहाँ देख लो। अब बताओ करंट एसेट कितने हैं? करंट एसेट्स मेरे ख्याल से 3.5 और 3, मेरे ख्याल से यही है,
3.5 लाख और 3 लाख 6.5 लाख। ठीक है, चलो देखते हैं टोटल एसेट कितने आए। टोटल एसेट आए होंगे 2350। टोटल एसेट आए होंगे 2350, यही है, देख लो आप लोग भी बता दो। हाँ भाई, टोटल एसेट 23,50,000 आए, एक नजर देख लें। टोटल एसेट्स 23,50,000 आए। हाँ भाई बोलो। मैं भी एक नजर एसेट्स को दोबारा देख लूं क्वेश्चन को। हाँ यही है, बिल्कुल यही होगा। हाँ जी यही है। अब बताओ दूसरी साइड का नाम क्या है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बेटा एक मिनट। हाँ, शेयर कैपिटल हमेशा कितनी बार बोला है? शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का आता है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का। हाँ, तो आपने लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है बोलो? 8 लाख। हाँ भाई, अब मेरी बात, अगली चीज होती है रिटेन अर्निंग। अगली चीज क्या होती है? रिटेन अर्निंग। मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ रिटेन अर्निंग, मेरी तरफ प्लीज। रिटेन अर्निंग कभी भी क्वेश्चन से नहीं उठाना, वो आपने उसकी अलग से वर्किंग की हुई है। कंसोलिडेटेड रिजर्व आपने उसके लिए अलग से वर्किंग की हुई है बेटा। कंसोलिडेटेड रिजर्व सीआर याद है? तो वो कंसोलिडेटेड रिजर्व मेरे ख्याल से 5,80,000 थे, 5,80,000 थे, अभी निकाला था। हाँ ये कर दिया। अब एक मजे की चीज सुन, इधर देखें एक मिनट। इस बार हमारी होल्डिंग 100 नहीं थी, कुछ बाहर वाले लोग भी तो थे। इस बार कोई बाहर वाले लोग भी थे यार, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट थे ना, तो उनका हिस्सा भी दिखाना है। तो आपने देखो ये एनसीआई निकाला, ये देखो 1,70,000, ये देखो आपने एनसीआई 170 का निकाला था ना, तो वो बाहर वालों का हिस्सा भी आपने इक्विटी, ये इक्विटी के अंदर ही, इक्विटी के अंदर ही 1,70,000 रिपोर्ट करना है। 1,70,000 इक्विटी, सब इक्विटी, ये सब क्या है? नहीं देखें, ये सब मालिकान इक्विटी का हिस्सा है। अब बस एक चीज रह गई है लायबिलिटीज, एक चीज रह गई है। एक मिनट चेक करो, बैलेंस शीट में जाओ। एक की 4 लाख है और दूसरे की भी 4 लाख है। 4 और 4 मेरे ख्याल से कितनी होती है? 800। चलो बेटा एड अप करो, सब सब ऐड करो। करें? 2350 आ गया, करके देख लो एक बार सब बच्चे, करो मुझे बताओ। हाँ भाई 50 आ गया, बोलो भाई। 2350 आ गया बच्चों, चेक कर लें यही है, या मैं ऐड करके चेक करूं? मैं कर लेता हूं चलो। हाँ यही है, बैलेंस शीट बैलेंस है, बैलेंस शीट बैलेंस हो चुकी है, सवाल एंड हो चुका है, सवाल एंड हो चुका है। ये देख लो भाई, आंखों के सामने तुम्हारे। हाँ भाई, आप इधर देखें, हो गया ये। हाँ भाई, ये आपके सामने, ये देखें, ये वर्किंग्स भी आपके सामने। ये रही वर्किंग, ये रही वर्किंग, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। टाइमलाइन बनाई थी, गुडविल निकाली थी, सीआर, गुडविल एनसीआर और सीआर। हाँ, अगर आप लोग समझ गए तो मैं अगला सवाल आपसे कराऊंगा, फिर मैं कर दूंगा लेकिन आपसे करवाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट ये कि एक मैसेज करें मुझे इफ यू गॉट इट, अगर आप समझ गए। वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा, वही लास्ट क्लास में एक स्टेप और ऐड हुआ है यार। चलो काइंडली हिट मी अ मैसेज, एक मैसेज करें। अब मेरी अर्ज, यहाँ देखें, अब देखो मैं तुमसे एक सवाल कराता हूँ, बिल्कुल इसी तरह करना जिस तरह ये सवाल किया है वैसे ही करना। अब देखो, अगर तुम्हें इसकी तस्वीर लेनी है तो ले लो, ये इस सोल्यूशन को, या तो वैसे तो तुम्हें मिल जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन इसकी तस्वीर लेनी है ले लो। इसके जैसा ही सवाल है सेम पेज पे, मेरे ख्याल से आप लोगों को पेज नंबर कौन सा बोला था मैंने? 65 था, 64। जिस पेज पे भी हो ना, उसी पेज के नीचे एक सवाल है, वो आपने करना है। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ, करना है, कॉन्फिडेंस से करना है, होगा। हमेशा बच्चे करते हैं, और एक्टिव एक्टिव कैन डू। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा सवाल,
मैं तुम्हारे सामने सवाल ले जाता हूँ, मैं बताता हूँ सवाल में कोई गलती है शायद, हाँ, ₹1 की गलती है छोटी-सी। यहाँ देखें, सवाल में इधर देखें, सवाल मैंने आपके सामने यहाँ पेज नंबर वही 64 या 65 जो बोला था। बेटा वो आपके पास, इसमें जो एस कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ है ना, इसको ये 10,000 कर दो। बेटा देखो एस कंपनी की लायबिलिटीज़ 30,000 थी, इसको 10 करोगे तभी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बैलेंस होगी, वरना क्वेश्चन की बैलेंस शीट आउट थी। क्वेश्चन की बैलेंस शीट आउट थी, ये देख लो मैंने सही कराया एक गलती आपके सामने। एस कंपनी की लायबिलिटीज में जाओ, एस कंपनी का नाम यहाँ बी कंपनी है, बी कंपनी की लायबिलिटीज में जाओ और उसको 30 से 10 कर दो, तो अब क्वेश्चन बैलेंस है, अब क्वेश्चन प्रॉपर बैलेंस है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, यू हैव, क्वेश्चन कॉपी तो नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है। यू हैव 5 मिनट्स, कम ऑन डू इट, स्पीड अप, टाइमलाइन बनाओ, जल्दी जल्दी एक्शन में आके ठक 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 निपटाओ, टाइमलाइन बनाओ, सब चीजें करके निपटाओ, चलो जल्दी जल्दी, आपसे आराम से होगा। बेटा करें, क्वेश्चन करें प्लीज। मैं बता दूं, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर से मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे मुझे पता लग रहा है, सॉफ्टवेयर मुझे बताता है कि जो बच्चा अटेंटिव नहीं है ना, जो उठ के जा रहा है, वो मुझे यहाँ पता लग रहा है। हाँ, मैं इसमें देख रहा हूँ, मेरे पास नाम लिखे हुए आ रहे हैं प्लीज, कि दोज हु आर नॉट अटेंटिव, वो यहाँ बोल रहा है कि जो बार बार उठ के जा रहे हैं वो सब यहाँ रिपोर्ट में आ रहे हैं, प्लीज ख्याल करें। हेलो,
बेटा कर लें प्लीज, सब बच्चे करके दें, इंशाल्लाह बैलेंस होगी। करो, टाइमलाइन बनाओ, गुडविल निकालो, कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालो, एनसीए निकालो, आराम से होगा, नो इशू। बेटा कर लिया प्लीज, बच्चों कर लिया, बताओ। बेटा कर लिया तो बताओ जी, हो जाना चाहिए यार, इतने से तो नंबर्स हैं। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की, लास्ट क्वेश्चन दिखा दें, ये रहा भाई, लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। हाँ करें, सॉरी, करें, मैं ऐसे ही मोटिवेट कर रहा था भाई, करो, टेक योर टाइम, करें, नो इशू। कुछ बच्चों ने कर लिया है, मैसेज कर रहे हैं वो, बाकी भी कर लें, बाकी भी करें, जान लगाएं बेटा, होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, करें, मोटिवेशन लाएं, मैं करा दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ी सी मोटिवेशन लाएं। चलो, मैं अब आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, देखें, अगर इन केस किसी से नहीं हुआ या कोई भी इश्यूज हैं, देख लें भाई, सारी चीजें सामने। पेरेंट कंपनी एक्वाइर्ड 70%, इसका मतलब 100 से कम है, वही वाला। कंपनी फॉर 45,000, कीमत खरीद की, COI कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है?
COI है 45, COI कितनी है 45। मैं गुडविल की कैलकुलेशन में जाके यहाँ फिट कर रहा हूँ। COI है 45,000, यहाँ फिट कर दी। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1107, इस सवाल में टेक ओवर डेट 1107 है। इस सवाल में टेक ओवर डेट 1107 है। नीचे SOFP डेट आप थोड़ी सी 08 है, हाँ, ये 31 दिसंबर 08 है। मैं इसको 09 कर रहा हूँ, इसी को 09 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे टाइमलाइन आप लोगों ने 08 से कर दिया, कोई मसला नहीं है। सवाल में छोटा सा एरर है, देखो यहाँ 09 है और यहाँ भी 09 होनी चाहिए थी, सही है, वो कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब एट दैट टाइम यानी टेक ओवर के वक्त रिटेन अर्निंग RE का मतलब रिटेन अर्निंग ऑफ एस कंपनी वाज 10,000। एक्विजिशन डेट का रिटेन अर्निंग कितना है भाई 10,000। एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग है 10,000। जरा नीचे देखें, इधर देखें, एस कंपनी की रिपोर्टिंग डेट, नीचे देखो बैलेंस शीट की रिटेन अर्निंग कितनी है, नीचे एस कंपनी की बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग है 30,000, ये देख लो यहाँ लिख दी 30 ओके। हाँ, अब शेयर कैपिटल कितना है OSC, शेयर कैपिटल कितना है 20, या शेयर कैपिटल 20 है, शेयर कैपिटल कितना होगा 20 होगा। शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता, जो एक्विजिशन डेट का होता है वही रिपोर्टिंग डेट का होता है, जो एक्विजिशन डेट का होता है वही रिपोर्टिंग डेट का होता है, वही रिपोर्टिंग डेट का होता है, राइट। अब बेटा ये ऐड कर लो, 20 इन 10 एक्विजिशन डेट का नेट एसेट का पैकेट आया 30, कितना 50,000। चलो रिपोर्टिंग डेट 50,000 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, इन दोनों का फर्क, ये फर्क होगा एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग, ये फर्क आ गया कितना 20,000 का। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी आ गई है 20, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आ गई है बेटा 20,000, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी आई है 20,000 आई है। एस कंपनी पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी आई है भाई बोलो 20,000 की आ गई है, 20,000 की आ गई है, ओके ठीक है। अब काम सारा ऑटोमेटिक है, सिर्फ ऑटोमेटिक काम है, होश और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ठक ठक निपटा दोगे आप। चलो पहला काम गुडविल निकाले, वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट, वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने ऊपर से उठा के लिख दी थी, और इस बार 100% वाला सवाल नहीं है, 100 से कम है, तो बाहर वालों का ऐसा आएगा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई क्वेश्चन के एंड में देख लो, ये गिवन है 20,000, क्वेश्चन के एंड में गिवन है, ये देखो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 20,000। हाँ भाई, इन दोनों को ऐड करा 65 आया। कितनी बार बोला ये डायलॉग याद है, we compute goodwill at acquisition date, we compute goodwill at acquisition date, so when goodwill is calculated at acquisition date, that's why we always use acquisition date net assets in goodwill calculation। ये लेस करा 35,000 आ गया। हाँ भाई 65 minus 30, 65 minus 30,000 is 35,000, ये आ गया गुडविल, ये आ गई गुडविल, ओके ठीक है पक्का बेटा, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, इट वाज अ रूटीन जॉब, इट वाज अ रूटीन थिंग थी यार, ये होना चाहिए था आपसे। अब सीधी बात है, इस बार हमारी होल्डिंग 100 नहीं 100 से कम है, तो कुछ बाहर वाले ओनर्स भी तो हैं बाहर वाले, तो अब उन बाहर वालों का ओनर्स का हिस्सा भी निकालना है, उसको बोलते हैं NCI। अब डायलॉग सुनो वही पर, consolidated SOFP, in consolidated SOFP NCI is always reported at fair value, NCI is always reported at fair value। इधर देखो फेयर वैल्यू आपको तैयार गिवन है, लेकिन बस एक मसला एक्विजिशन वाले दिन की गिवन है, इस दिन की फेयर वैल्यू गिवन है, यहाँ की फेयर वैल्यू गिवन है, याद है कितनी गिवन है चेक करो। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन है 20,000, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी गिवन है 20,000, लेकिन वो एक्विजिशन की गिवन है, और आपको बैलेंस शीट तो बाद में बनानी है। देखो ये देखो बैलेंस शीट तो आपको बाद में बनानी है रिपोर्टिंग डेट पे, तो बस जो एस कंपनी के हालात चेंज हुए हैं, एस कंपनी के नेट एसेट में जो भी चेंज आया वो उसमें यहाँ रिफ्लेक्ट कर दें, तो वो चेंजेस आई है कितनी की 20,000, कितनी आई है 20,000 देख लो। तो आपने एस कंपनी के ये देखो पोस्ट रिटेन अर्निंग 20,000 उठा के लिखी, और बेटा हमारा हिस्सा था 70, हमारा 70 था, तो बाहर वालों का कितना 20,000 का 30% कितना होता है 6,000। चलो 20 और 6 कितना आया 26, ये आ गया NCI फॉर SOFP, या ये NCI फॉर SOFP। देख लो भाई ये दो काम मैंने कर दिए हैं, अल्लाह करे आप लोगों ने भी ऐसे ही किए हो, मेरी तो यही दुआ है आप लोगों ने भी ऐसे ही किए हो।
हाँ जी। अब उसके बाद आखिरी चीज है कंसोलिडेटेड रिजर्व। आखिरी चीज है कंसोलिडेटेड रिजर्व। दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन मिलाप। ये रहा, आ जाओ। पेरेंट कंपनी की रिटेनिंग कितनी है? 20,000। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग 20 है और एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग लेंगे। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग पूरी लेते थे। देखो, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग ये रही 20,000 है, यहाँ देख लें। और इत्तेफाक से इस बार इत्तेफाक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इत्तेफाक से एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 20,000, लेकिन याद रखना एस कंपनी में हमारा हिस्सा सिर्फ 70% है। कितना है? 70% है। ये लो, तो 20,000 का 70% कितना होता है? 14। 20,000 का 70% होता है 14,000। तो 20 और 14 कितना हुआ? 34। बस खत्म। ये तीन चीजें अगर आपने सही की है, मेरी नजर में आपका सवाल सही है। तीन चीजें अगर आपने सही की है तो मेरी नजर में आप लोगों का काम सही है। मेजर काम आपने कर दिया है। हाँ भाई। हाँ जी। ओके। अब आखिरी काम वही एडिंग टुगेदर वाला काम मैं करवा देता हूँ, कोई नॉट अ बिग डील। ये देखें, चले ये देखें, ये देखो। तो आपने एलिमिनेशन करना है। मशहूर जमाना कैंसिलेशन क्या होगी? पेरेंट कंपनी के एसेट साइड से इन्वेस्टमेंट और उसका इक्विटी का पैकेट उड़ा दिया। और आवाज मार देनी है, आवाज याद है? कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक, टक 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 टक, बस। चलो, एक के पास नॉन करंट एसेट एनसीए 50 है, उसका भी 30 है। एक का 50 है, दूसरे का 30 है। 50 एंड 30 मेक्स 80। हाँ, करें। यहाँ देखें, एसेट्स लिखा, नॉन करंट एसेट एक का है 50, एक का है 30। कितना? 80,000। गालिबन गुडविल थी 35,000। हाँ भाई। करंट एसेट्स हैं मेरे ख्याल से 25 और 30। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक का 25 है, एक का 30 है, याद है? 55,000। जनाब जनाब जनाब, बोलो भाई। ये हो गया 1,70,000। 1,70,000, 170 पे बैलेंस होगी। 1,70,000 पे बेटा बैलेंस होगी, देख लो। चलो, अगली साइड है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बताओ। शेयर कैपिटल सिर्फ 50। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आएगा, वो है 50,000। हाँ भाई। रिटेन अर्निंग की जगह लिखते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व। रिटेन अर्निंग की जगह हमेशा लिखते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व, जो कि 34,000 है। बाहर वालों का हिस्सा एनसीआई कितना था? एनसीआई मेरे ख्याल से था कितना? 26। हाँ। और लाइबिलिटीज अब ऐड कर लें दोनों इधर। एक की थी 50 और एक की मैंने सही करा के 10 करवा दी थी, 60 थी, राइट? तो टोटल कितना हुआ? 1 बैलेंस हो गया। 170 पे बैलेंस हो गया, बोलो भाई। 170 पे बैलेंस हो गया। मुझे बताओ भाई, आप लोगों ने किया था नहीं किया था? कर लेना चाहिए था, कोई ऐसा नॉर्मल काम नहीं है, आप लोग करने इतने बुरे नहीं हो भाई। हो गया था। आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकियों का नहीं हुआ? बोलो भाई। बोलो भाई, बाकी लोगों ने किया नहीं किया? कहाँ कर रहे हो यार, अजीब लोग। चलो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये आपके सामने है। अब मैं जो पेज बोल रहा हूँ उस पेज पे आओ।
पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल लेते हैं। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में सिर्फ पेरेंट कंपनी का था। अब मेरी बात सुने, मैं आप लोग अपनी जिनके पास बुक है वो बुक का पेज नंबर 50 निकालें। चले, जिनके पास बुक है वो बुक का पेज नंबर 50 निकालें। बुक का पेज नंबर 50 सवाल है। बुक के पेज नंबर 50 पे एक सवाल होगा। दूसरा सवाल पेज नंबर 50, बुक का पेज नंबर 50 निकालें। आप लोगों ने एक और क्वेश्चन करना है। उस सवाल में एक छोटी सी गलती है, वो सही करेंगे। उसमें यूं लिखा होगा, देखो यही सवाल है बुक के पेज नंबर 50 पे, देखें यही सवाल है, उसमें एक सही करें। उसमें होल्डिंग लिखी हुई है 100%, उसको काट के 80% कर लो। उस क्वेश्चन में होल्डिंग 100% लिखी है। पेज नंबर 50 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 50 पे दूसरा सवाल। बताओ अगर मिल गया तो मुझे यहाँ से एक बच्चा मैसेज कर दे। पेज नंबर 50 पे दूसरा सवाल मिला, पेज नंबर 50 पे दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन मिल गया? बताओ। मिल गया जी, ठीक है। इस सवाल में जहां 100% होल्डिंग लिखी है उसको काट के 80% कर दो। ठीक है, कर दिया। अब इस सवाल में एक चीज और चेंज करें मैं कुछ। द SOFP डेट इज 31 दिसंबर X3 लिखी हुई है, और लिखें यहां देखें एक्विजिशन डेट इज 1 कर लें, एक्विजिशन डेट कर लें 1 जनवरी X2। एक्विजिशन डेट क्या कर लिया? 1 जनवरी X2। फिर देखें सवाल में मैं कुछ चेंजेस करा रहा हूं, आपने करनी है उसी वक्त। बेटा बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर X3, ऊपर जो SOFP गिवन है उसकी डेट क्या है? 31 दिसंबर X3, और एक्विजिशन डेट मैं कह रहा हूं 1 जनवरी X2 कर लो। अच्छा, एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग देखो मैंने आप बोर्ड पे लिखी हुई है, देखो मैंने आपके पास लिख दी है। एस कंपनीज रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट 10,000। एस कंपनीज रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट कितनी लिखी है? 10,000। ठीक है, ये लिख लें, ये क्वेश्चन में नहीं लिखी है, लिख लो। जो कुछ स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है वो आप लिख लो अपने पेपर में, अपनी बुक में। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी आपको गिवन है कितनी? 20,000। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, एट द रेट ऑफ एक्विजिशन ये हमेशा तैयार गिवन होती है, 20,000 गिवन है। सही है, चलो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये क्वेश्चन करें। चलें, आपसे रिक्वेस्ट ये कि फौरन फौरन, अब देखो तेज करना है क्वेश्चन, अब आपको आ गई गेम, अब आपने एक बार कर लिया, चलो फौरन फौरन करो। चलो, अब सवाल के लिए आपके पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे, 5 मिनट में करके देना है आपने, लाजिम करना है बेटा सबने। बेटा करें सब। माय डियर स्टूडेंट, बेटा ये सवाल करके दें प्लीज। ये रहा सवाल आपके सामने, चलें करें। करेक्शन बोर्ड पे लिखी हुई है भाई, देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लिखी हुई है करेक्शन, जो मैंने करेक्शन कराई वो बोर्ड पे लिखी हुई है, देख लो भाई। जिनको
मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है, देखें बेटा जो करेक्शन की है। एस कंपनी रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट 10,000 लिखी हुई है बेटा, देख लें। बेटा कर लें प्लीज, कर लें, जल्दी करके दें यार। अब टाइमलाइन बनानी है, गुडविल निकालनी है, सीआर और एनसीआई, ठक ठक ठक। टाइमलाइन, गुडविल, सीआर, एनसीआई, कम ऑन। कर लिया भाई, बोलो। किसी ने किया? कर लिया बच्चों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो किया है, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, देखते हैं, देखें इस तरह किया होगा। मैं आपके सामने करता हूँ। एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग कितनी है? 10,000। ये 1 जनवरी X2 एक्विजिशन डेट है। हाँ भाई, इसकी रिटेन अर्निंग 10 है। आप जाके नीचे बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग देख लें कितनी है, 30 है। ओके। अच्छा बेटा, शेयर कैपिटल नीचे जाके है 50,000, और हमारे कोर्स में शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता। ये देख लो भाई, आप लोगों ने टाइमलाइन वाला काम तो सही किया होगा, टाइमलाइन वाला काम इंशाल्लाह 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 सही किया होगा, यकीन है मुझे। अब बताओ एक्विजिशन डेट का नेट एसेट का पैकेट कितना बनता है? 60। ये बनता है कितना? 80। सही है बेटा। 80 और 60 में कितना फर्क है? ये आ गई एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, जो कि 20,000 है। ओके भाई, अब ये वाला काम कर लिया तो देख लो। अब इस बार हर सवाल में भाई सीओआई डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, वो एसेट साइड से उठाओ। पेरेंट कंपनी के एसेट साइड के इन्वेस्टमेंट 1 लाख है ना, यही पेरेंट कंपनी के एसेट साइड के सामने जो इन्वेस्टमेंट के सामने जो नंबर लिखा होता है वही सीओआई होती है। तो सीओआई कितनी है भाई? 1 लाख। हाँ,
अच्छा भाई, होल्डिंग हमारी इस बार 80 है, ऊपर सवाल में मैंने सही करा दी थी 80, तो बाहर वाले लोग भी हैं, तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी ऐड करो। चलो कितनी है, 20,000। फेयर एनसीआई थी तो 100 प्लस 20 कितना, 120। और गुडविल किस दिन निकलती है, एक्विजिशन डेट पे। गुडविल एक्विजिशन डेट पे निकलती है, तो एक्विजिशन डेट का ये नेट एसेट का पैकेट यूज किया, कितना, 60,000। 60,000 की गुडविल आ गई भाई, देख लो। 60,000 की तुम्हारे सामने गुडविल आ चुकी है। 60,000 की तुम्हारे सामने गुडविल आ चुकी है। 60,000 की आपके सामने बेटा गुडविल आ चुकी है। हाँ, बच्चों ने कर दिया वैसे। हाँ, अब चलो, अब एनसीआई निकाल दूं। एनसीआई सिंपल बोलूं, सिंपल आसान। एनसीआई इज ऑलवेज ऑलवेज हमेशा रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, और वो फेयर वैल्यू आपको एक्विजिशन डेट की गिवन होती है। कितनी गिवन थी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन 20,000 गिवन थी। हाँ भाई, अब इसमें क्या करेंगे, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग जो है 20,000, उसका शेयर ऐड कर दो, उसका शेयर। हाँ, ये रहा 4,000। 20 और 4 24, 20 और 4 कितना है, 24। ये आ गया एनसीआई फॉर एसओएफपी, एनसीआई फॉर पी। हाँ भाई, देख लो भाई, इतना काम कर लिया। अब आखिरी काम है तुम्हारे पास कंसोलिडेटेड रिजर्व। आखिरी काम है तुम्हारे पास कंसोलिडेटेड रिजर्व। इधर देखो, कंसोलिडेटेड रिजर्व दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिला, पेरेंट कंपनी पूरी मेरी है, तो पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग होगी कितनी, मेरे ख्याल से है 2 लाख है। यस, और एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी थी, 20,000, और हमारी होल्डिंग थी 80%। चलो 16,000। 216,000 is your consolidated reserve। 216,000 is your consolidated reserve। मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। क्या आप इतना काम किया था, यही ऐसा काम होता है, बाकी सब सब काम फालतू काम है भाई। ये काम किया था आप लोगों ने, नहीं किया था बोलो। ये काम कर लिया था बोलो। हाँ भाई, फरमाइए। यस सर, ठीक है। अब एक मिनट, अब मैं इसकी बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा, मैं ओरली आपको बताता हूँ आपने करना क्या है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बैलेंस शीट बनाते वक्त आप क्या करोगे, ये देखो, इधर देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आ रहा है। आप एक तो कैंसिलेशन करोगे, ये इन्वेस्टमेंट कट करोगे, ये देखो, ये 1 लाख की, और ये इक्विटी का पैकेट कट करोगे। सही है, आप एडिंग टुगेदर कर देना। क्या कर देना, एडिंग टुगेदर। मैं आपको यहीं से बता दूं, ओरली बता रहा हूँ। एक का नॉन करंट एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 4 लाख, उसका 3 लाख, 4 और 3 7 लाख, 7 लाख ये हो जाएगा। ये देखो, इन इन दोनों को ऐड कर लेना, प्लस कर लेना, फिर गुडविल लिख देना, जो भी गुडविल, 2 लाख और 80,000, 280,000। 7 लाख के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, 7 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, फिर गुडविल ऐड होगी, और फिर करंट एसेट 2,80,000 के, 2,80,000 के। जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे किसी ने मैसेज किया 1040 पे बैलेंस होगा, 1040,000 पे बैलेंस होगा, 1040,000 पे बैलेंस होगा। हाँ, अच्छा बताओ, फिर इक्विटी साइड पे शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आएगा। रिटेन अर्निंग की जगह आप लिखेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व, जो कि 2,16,000 है। रिटेन अर्निंग की जगह लिखोगे कंसोलिडेटेड रिजर्व बेटा, जो 2,16,000 है। फिर लाइबिलिटीज कितनी है इसकी, 1 लाख, और फिर एनसीआई लिखोगे। एनसीआई बाहर वालों का हिस्सा इस बार था, एनसीआई कितना था देख लेता हूँ, एनसीआई था 24,000। फिर बोल रहा हूँ, इक्विटी साइड पे शेयर कैपिटल लिखोगे एक, दूसरा लिखोगे कंसोलिडेटेड रिजर्व, तीसरा लिखोगे, और चौथा ये लाइबिलिटीज दोनों ऐड कर लोगे, 1 लाख को ऐड कर लेना। तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि आप बैलेंस कर दोगे। आप बैलेंस कर दोगे 1040,000 पे, 1040,000 पे बैलेंस कर दोगे। हाँ भाई, यहां तक कर लिया।
सही। अब अगर आप सही तरह पढ़ो आप हर चीज कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ बहुत इफेक्टिवली, बगैर किसी जान के खतरे के। तो जान का खतरा हो गया, सीधी बात है। सुकून से, मैं भी घर में ही बैठ के कर रहा हूँ, सुकून से कर सकते हो, लेकिन नीयत होनी चाहिए पढ़ने की, अटेंशन होना चाहिए, कुछ चीजें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए मुनासिब सी, जैसे लैपटॉप होना चाहिए, अपने लैपटॉप को चार्ज रखें ऑलरेडी। अच्छा अब देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, और बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ, मैं कोई नाजायज बात नहीं कर रहा, इस बात को मान लो। आप लोग अब कैंपस नहीं आ रहे तो आप लोग की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच रही है ना, ट्रांसपोर्ट का टाइम भी बच रहा है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बच रही है, कॉस्ट लगती है ट्रांसपोर्ट की। तो उसके बदले यार एक इंटरनेट थोड़ा सा मुनासिब लगा लो, इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट की डिवाइस ले लो, जोंग की या जैस की कोई भी डिवाइस होती है जो बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग पढ़ा लेते हैं उन डिवाइसेस से, तो आपको तो पढ़ना है सिर्फ। तो एक चीज ये चीज जरूरी होगी, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा मुनासिब हो, लैपटॉप हो, उसको चार्ज रखें कि खुदा ना खास्ता अगर कभी लाइट चली जाए तो आप चार्ज लैपटॉप से गुजारा कर लें। सही है। ये थोड़ी चीजें, ये थोड़ी सी अब आप सीखोगे भी, यानी अब आप लोग लर्निंग फेज में भी हो ना, जैसे दुनिया ने अभी कोरोना वायरस में भी सीखा ना कि इसके साथ ये हुआ, उसको देख के लोग अब सीख रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, भाई उसके साथ पहले हुआ था तो अब करना क्या क्या है। तो वो लर्निंग फेज में हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर लो। मोबाइल पे क्लास मत लो, लैपटॉप पे लो, ठीक है, या चार्ज रखें उसको, अपना अपनी डिवाइस को भी पहले से चार्ज रखें, जो आपकी इंटरनेट डिवाइस है, अगर इंटरनेट डिवाइस के थ्रू कर रहे हो तो ये कुछ चीजें करोगे तो गलती नहीं होगी। अब सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, बेटा आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 66 निकाल लें, अपनी बुक का पेज नंबर 66 निकाल लें, बुक का पेज 66 प्लीज। बुक का पेज नंबर 66 निकाल लें प्लीज। उस पे देखो छोटे छोटे सवालात होंगे, बुक के पेज नंबर 66 पे छोटे छोटे सवालात होंगे, मिला? नहीं, बुक का पेज नंबर 66 मिल गया ना? अब देखें यहाँ, ये रहा, मैंने आप सामने स्क्रीन पे भी खोल दिया है। पेज नंबर 66 पे एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये करना है, एक आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये चीज, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, और बस ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 3 सवाल करने हैं, देखें ये स्क्रीन पे 3 सवाल देख रहे हैं, 2 सवाल पेज नंबर 66 पे, एक 67 पे, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, ये 3 सवाल आपने करने हैं, ये 3 सवाल करने हैं आपने, ये 3 सवाल करने हैं। जिसके पास अगर इन केस बुक नहीं है वो तस्वीर खींच ले इसकी, ये 3 सवाल आपने करने हैं, देख लो भाई ये सामने है, ये आपका असाइनमेंट है, ये 3 क्वेश्चन, इसकी पिक्चर ले लें, पिक्चर प्लीज, ठीक है, ये 3 कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें, या सिर्फ पूरी पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, एक एक चीज निकालनी है आपको, टाइमलाइन बनाओगे सीख जाओगे करना, मैं करा भी दूंगा लेकिन आप अभी करना। अच्छा अब आप लोग अपने व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिएगा, क्योंकि आपको अगली क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे ही मिलेगी, और क्लास को लाजमी अटेंड करें, लाइव क्लास अटेंड करें, प्रॉपर इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा रखें, और बी पॉजिटिव। और ये आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे तो यकीन है, मैं तो इसका बहुत पुराना प्लेयर हूँ, और मेरा ये काम फिजिकल क्लास से बहुत बड़ा काम है जो मैं दुनिया भर में कर रहा हूँ ऑनलाइन का। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, इससे बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, यानी आप पहले से ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, बस आपकी नीयत पढ़ने की हो, ठीक है। चलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ओके, हम लोग आज यहीं तक के लिए रख रहे हैं, हाफिज, फी अमान अल्लाह।